एक विधवा जेल के चीफ मिस्टर हान को जब उसी के कैदी से प्यार हो जाता है जिसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, कैसे इनके प्रेम कहानी बनी और किस हद तक चली जाती है कि चीफ मिस्टर हान खुद एक कैदी बन बैठा। एक बार फिर मूवीज टाइप के ढेरों कहानियों की पिटारे से निकले हैं 2016 की कोरियन मूवी युनहा, डायरेक्टर जिन स्वांग लिम, IMDb 7.2। ये मूवी भी मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने सजेस्ट की है, शुक्रिया। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो, इतनी अच्छी कहानियां मैं सुनाती हूँ। अब कहानी शुरू होती है। कहानी की शुरुआत एक लड़की को दिखाते हुए हुई। खून ही खून जख्मी हालत में फोन बूथ पे फोन मिलाते मिलाते अचानक कराहते हुए वो रोने लगी। आखिर क्या है उस लड़की की कहानी? अब सीधा एक बिल्डिंग देखते हैं जो कि एक जेल है जहाँ औरत और आदमी दोनों ही कैदियों को रखा जाता है। मिस्टर हान वहाँ के चीफ है जो हमेशा सब पर कड़ी नजर रखते हैं। जैसे कि कंट्रोल रूम में उसे गार्ड सोता हुआ दिखा तो फटकार लगाई, ड्यूटी के वक्त तुम सो नहीं सकते, काम करो। वहीं दूसरी तरफ एक और गार्ड एक कमरे में एक लड़की के साथ प्यार में लिपटा हुआ है। हान को ये पता चलते ही उसने उस गार्ड को 2-4 थप्पड़ मारे और कहा, तुमने हिम्मत कैसे की यहाँ ये सब करने की? अगर फिर ऐसी हरकत की तो अच्छा नहीं होगा, समझ गए? अगले दिन हान का एक दोस्त बोला, तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया? ये कोई जेल के कैदी नहीं है जिनके साथ तुम ऐसा सलूक करो। हान ने जवाब में कहा, अगर इसने गलती की है तो इसकी सजा भी इसे मिलनी ही चाहिए। हान स्वभाव से बुरा नहीं है, लेकिन वो एक चीफ ऑफिसर है, नियम कानून से चलता है और ये बिल्डिंग उसकी जिम्मेदारी पर है। अगर वो भी ऐसी बातों को नजरअंदाज करने लगेगा तो उसके चीफ होने का क्या फायदा। अब हान जेल के सभी कैदियों को देखने आया है। उनमें से एक बूढ़ा भी होता है। वो यहाँ पिछले 10 सालों से है और हान को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो बोले, हान क्या तुम आज मेरे साथ रात में चिकन खाना चाहोगे? मुझे पता है कि आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है, तो क्यों ना हम इसे साथ में मनाते हैं। हान ने मना करते हुए कहा, ये नियमों के खिलाफ है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उसे एक इमरजेंसी फोन आया। हान तुरंत दौड़कर गया। वहाँ पहुंचकर हान ने देखा कि एक महिला कैदी ने जेल में उत्पात मचा रखा है। उसने जेल के ही एक स्टाफ को जख्मी भी कर दिया। हान ने जैसे तैसे उस कैदी को पकड़ा और जेल में बंद करवाया। ऐसे भी केसेस उसे हैंडल करने पड़ते हैं। वहाँ और भी 2-3 नई महिलाएं कैदी होती है जहाँ पहली बार हान युनहा को देखता है। रात में हान अपने दोस्त जुंग के साथ पार्टी में है। सभी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहे हैं, लेकिन हान अभी भी अपनी मरी पत्नी को नहीं भुला पाया है। जी हाँ, हान की पत्नी अब जिंदा नहीं है। आज का दिन उसके लिए बहुत खास है। वही उन्हीं की एक दोस्त हान को अपने और आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन उसने समझा दिया कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं और वहाँ से चला गया। हान बाहर से भले ही सख्त पत्थर दिल जो बस काम पे ध्यान देता दिखता है, लेकिन अंदर से वो भी टूटा बिखरा हुआ है, अकेला है। घर पर उसे उस रात के दृश्य नजर आते हैं जिस रात उनका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में वो और उसकी पत्नी घायल पड़े हैं। अगले दिन कैदी नंबर 435 उर्फ युनहा से उसका भाई मिलने आया है। तुमने इससे पहले मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं तुम्हारी मदद करता। क्या तुमने अपने लिए कोई वकील ढूंढा है? युनहा का भाई बोला और उसे यकीन दिलाया कि वो उसे यहाँ से छुड़वा कर रहेगा। युनहा एकदम चुप सी है। उसने वकील इसीलिए नहीं ढूंढा क्योंकि वो अब जीना नहीं चाहती। उसे अपनी जिंदगी में बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है और कुछ नहीं। अब युनहा को वापस उसके लॉकअप ले जाते वक्त वो चीफ मिस्टर हान से दोबारा टकराई और दोनों की नजरें एक दूसरे से हट नहीं रही। हान अपने डेस्क आकर युनहा पे चल रहे केस के बारे में पता करने लगा और पता चला कि युनहा पर एक बड़े कंपनी के प्रेसिडेंट चोई के खून का इल्जाम लगा है और दूसरा कि वो एक स्टेटलेस है, यानी कि उसके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है। इधर युनहा के साथ जेल में बंद दूसरी महिला कैदी उसे परेशान करने लगे। भला बुरा कहते हैं। पता है, ये साली कुछ समय पहले एक आदमी के साथ घुमा करती थी और जब इसे पता चला कि उसके पास पैसे नहीं तो उसे मार दिया। अब तक सब चुप से सहन कर रही युनहा को गुस्सा आ गया और उस कैदी को वो मारने लगती है। वहाँ मौजूद और भी कैदियों के बीच हाथापाई होता देख लेडी गार्ड ने तुरंत हान को बुलाया। पहले तो उसने चिल्लाकर उन्हें शांत होने को कहा, लेकिन जब वो नहीं माने तो उसने उन पर डंडे बरसाने का ऑर्डर दिया। मार मार कर सबको एक दूसरे से अलग किया जाता है, पर यहाँ डंडे की मार की वजह से युनहा को ज्यादा चोट लग गई। उसका काफी खून भी बहने लगा। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ अक्सर बीच बीच में हान को अपनी पुरानी यादें आंखों के सामने आ जाती। चीफ हान को ऊपर से ऑर्डर दिया गया
कि उन सभी महिला कैदियों को अलग रखा जाए। इसके बाद हान युनहा को देखने अस्पताल आया है और पाया कि वो पलंग के नीचे बेहोश पड़ी है। उसने खुद को हानि पहुंचाने की कोशिश की है। हान ने जोर जोर से नर्स को आवाज लगाई। उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई थी। पूरी रात हान युनहा के पास ही था। यहाँ युनहा को सीधा अगले दिन सुबह होश आया। उसने गमला तोड़ा और टूटे गमले के टुकड़े से फिर से खुद को मारने ही जा रही होती है कि हान दौड़कर वहां से रोकता है। हान इस तरह अपने जेल के कैदियों को मरने नहीं दे सकता, क्योंकि सवाल उन पर ही उठेंगे। तुम पागल तो नहीं हो गई? क्या करने जा रही थी? हान बोला, मुझे और नहीं जीना है, मर जाने दो मुझे। मेरे पास जिंदा रहने की कोई वजह नहीं है। बिना वजह भी लोगों को जीना पड़ता है, और मरना ही है तो सबकी नजरों से दूर जाकर मरो, हान ने कहा। हान से बात करने के बाद युनहा को एक अलग ही सुकून का एहसास हुआ, जैसे दोनों को ही कोई अपना सा मिला हो। कुछ दिन बाद यहाँ युनहा को पुलिस बस से विरोधी वकील से मिलाने ले जाया गया। वकील ने पूछा, तुम पे इल्जाम है 26 मार्च प्रेसिडेंट चोई की हत्या कर वहां से भाग जाने का। हत्या करने का मकसद उनकी जायदाद हड़पना। युनहा, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो। युनहा बोली, तुम मेरी नहीं बस अपनी चिंता करो। युनहा का जवाब सुनकर वकील को गुस्सा आ गया और इसके बाद युनहा को वहां से ले गए। यहाँ चीफ हान की वही गार्ड दोस्त को भी कुछ समझ आने लगा है कि युनहा और हान के बीच कुछ तो है। हान, मैं तुम्हें काफी समय से जानता हूँ, और उस कैदी नंबर 435 को भी। वो तुम्हें एक अलग ही नजर से देख रही थी। हान ने उसकी बातों का ज्यादा कुछ जवाब नहीं दिया, बस उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहता है। कुछ दिनों बाद युनहा का वकील उसे मिलने आया। वो उसे इतना जल्दी हार न मानने के लिए कह रहा है। हम अभी भी ये केस जीत सकते हैं। पर युनहा से अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसने मर जाना बेहतर है कहा। वकील को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। वकील के वापस जाते समय हान ने उसे रोका और युनहा के बारे में पूछा। वकील बोला, युनहा खुद को बचाना ही नहीं चाहती। पहली पेशी का दिन भी करीब आ रहा है, लेकिन वो अपनी सफाई में कुछ कहना नहीं चाहती। हान आखिर बात क्या है जानने के लिए युनहा के भाई से मिलने आया और पता चला कि युनहा की माँ एक भगौड़ी थी। चाइना में यहाँ से वहाँ भटकती रहती। इसी दौरान वो युनहा के बाबा से मिली, जो कि एक कोरिया भगौड़ा थे। दोनों में प्यार हो गया। जब युनहा 12 साल की थी तो एक कार एक्सीडेंट में उसके माँ बाबा चल बसे। उसके बाद से युनहा भी भागती फिर रही है, चीन से लेकर दक्षिणी पूर्व एशिया तक, और इस तरह वो कोरिया पहुंची। उसकी माँ को एक दिन कोरिया आकर बसने की तमन्ना थी। वो युनहा को भी कोरिया की बातें बताया करती। अपनी माँ की इच्छा पूरी करने वो कोरिया आ गई, और कोरिया के कानून बहुत सख्त होने के कारण उन्होंने युनहा को अपने देश का निवासी घोषित नहीं किया। कोरियन नागरिकता मिलने के लिए भरा एप्लीकेशन भी खारिज कर दिया गया। युनहा इतनी बुरी तरह फंसी हुई है। एक तो उस पर भगौड़ा का इल्जाम है, ऊपर से खून का आरोप अलग। बेचारी, अब क्या बचा है उसकी जिंदगी में सिवाय चल रही सांसों के। हान को अब जाकर सारी बात समझ आई और उसने युनहा की मदद करने का फैसला किया। आज कोर्ट में युनहा की पहली पेशी है। प्रेसिडेंट चोई के कत्ल के एक चश्मदीद गवाह की गवाही ली जाती है। वो बोली, बॉस बहुत अच्छे हैं। उन्होंने युनहा की हालत देख उसे काम पर रखा। वही पहला दिन था उसका। उस दिन बॉस अकेले खाना खा रहे थे और युनहा ही उन्हें खाना देने गई थी। फिर अचानक क्या हुआ, वो निकले और युनहा ने भी उनका पीछा किया। 1 साल पहले अफवाह फैली कि युनहा ने बॉस को अपनी ओर आकर्षित कर उनसे एक घर ले लिया है। फिर सुनने में आया कि वो उन्हें धमकी और ब्लैकमेल भी किया करती थी। सबूत के तौर पर एक वीडियो जज को दिया गया, जो कि युनहा के फोन पे ही फिल्माया गया है। वो देखकर युनहा पे लगे सारे इल्जाम साबित हो गए। इस गवाही के बाद युनहा का पक्ष और भी कमजोर हो गया। पेशी के बाद युनहा का भाई, जिसे युनहा अपना भाई मानती है, हान से अफसोस जता रहा है। चीजें इस तरह से युनहा के खिलाफ हो जाएगी कभी सोचा भी नहीं था। स्टेटलेस और रिफ्यूजीज का यहाँ कोरिया में कोई सहारा नहीं, और अगर सरकार ही हम नागरिक को सहारा नहीं देगी तो हम भी नागरिकताहीन ही कहलाए जाएंगे। हान पूरे दिन युनहा के बारे में सोचता रहता है। अब रात होते ही वो युनहा को किसी तरह उसके लॉकअप से बाहर निकालकर छत में ले आया। युनहा बोली, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? मुझे पता है तुम भी मुझे गलत ही समझते हो। अब युनहा को वापस लॉकअप में बंद करते वक्त युनहा हान के होठों को चूम लेती है और यहीं से दोनों के प्यार की शुरुआत भी हुई। इधर हान को युनहा के लॉकअप की तरफ से आते हुए एक लेडी गार्ड ने देख लिया। उस समय तो वो कुछ नहीं कहती, लेकिन धीरे धीरे हान और युनहा के चर्चे सभी जगह होने लगे। अब यहाँ कंपनी के प्रेसिडेंट की पत्नी युनहा से जेल में मिलने आई है।
अब तुम अपनी हार को मान लो, तुम सब कुछ हार चुकी हो। उसने तुम्हारे बच्चे को मारने की कोशिश की। अगर ये बात बाहर आ गई तो मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ नहीं रह पाऊंगी। पैसे के बिना तो इंसान फिर भी रह ले, लेकिन मैं अब और शर्मिंदा होकर नहीं रह सकती। अगर तुम ये गुनाह मान लो तो मैं सजा कम करवाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैंने नहीं मारा है मैं खूनी नहीं हूँ। युनहा पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज्ड हो रही है और प्रेसिडेंट की पत्नी उसे कहे जा रही है, तुमने मारा है, तुम ही खूनी हो तुम। इतने में युनहा जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैंने किसी को नहीं मारा मैंने। और फिर बहुत रोने लगती है। युनहा को जल्दी से अस्पताल भर्ती कराया गया। इधर जब हान को पता चला तो वो गार्ड्स पे बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि विक्टिम के फैमिली मेंबर्स का इस तरह जेल में आकर मिलना मना है। इसके बाद युनहा जहाँ भर्ती है, हान उसके पास बैठा है और उसी लेडी गार्ड ने दोबारा उसे वहाँ देख लिया। अगले दिन हान का दोस्त उससे बोला, तुम इन दिनों इतने बदले हुए क्यों हो और कब से तुम किसी कैदी की इतनी देखभाल करने लगे हो? क्या तुम अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए हो? तुम्हें उस लड़की पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। वो लड़की सही नहीं है, वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। हान ने गुस्से में उसका कॉलर ही पकड़ लिया। वो युनहा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। दोनों के बीच लड़ाई गर्मा गर्मी बढ़ गई। एक बार फिर युनहा के कोर्ट में पेशी हुई। वकील के उसे लाख बचाने की कोशिश पर विपक्ष पानी फेरता है, क्योंकि उनका पक्ष बहुत मजबूत है और उनके पास ठोस सबूत भी है। अब जज ने अपना फैसला सुनाने से पहले एक बार युनहा से अपनी बात रखने को कहा। युनहा ने कहना शुरू किया, क्या एक इंसान का इस संसार में रहना भी एक अपराध है? मुझे भी हक है जीने का। मैं यहाँ अपने बच्चे को पेट में लिए रह रही थी। प्रेसिडेंट चोई ने मेरे पेट में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश की थी और मैं बस अपने बच्चे को बचाना चाहती थी और कुछ नहीं। कहते कहते वो रो पड़ी। इधर हान एक बार फिर उस बूढ़े कैदी से मिलने आया। उसने हान से उसकी परेशानी का कारण पूछा, लेकिन हान को खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बूढ़ा बोला, जिंदगी हमें एक बार ही मिलती है। बेकार की चीजों पे ध्यान दोगे तो जिंदगी के कीमती पल हाथ से निकल जाएंगे, फिर तुम मेरी तरह दिखने लगोगे। उस रात हान ने काफी शराब पी ली। उसका वही दोस्त चुंग उसे अपने पास ले आया और बोला, उसे बचाने का केवल एक ही तरीका है, अब उसे इस देश से बाहर निकालना होगा। इसके बाद हान पूरे समय युनहा को यहाँ से निकालने के बारे में सोचता है। उसी रात जेल में वो अपने उसी गार्ड दोस्त की मदद से युनहा के लॉकअप में घुसा और उसके साथ एक हसीन रात बिताई। पता नहीं आगे क्या लिखा है उनकी तकदीर में। अगली सुबह हान काफी खुश नजर आ रहा है। वहाँ के कैदियों ने भी ये चीज गौर की। इस बीच दोनों छुप छुप कर मिला भी करते। अब यहाँ हान युनहा के वकील से बात कर उसकी पहचान मिलने के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करता है। बस अब फैसले का इंतजार है। युनहा के वकील ने कहा, इस केस में हमारा पक्ष बहुत ही कमजोर है। सेल्फ डिफेंस केस साबित होने के बावजूद भी 6-7 साल से कम की सजा तो नहीं मिलेगी। तुमने एक आदमी को जान से मारा है। हान ने युनहा से कहा, जब तुम अपनी सजा काटकर वापस आओगी ना, तब मैं तुम्हें तुम्हारे देश के नागरिकता होने का रजिस्ट्रेशन नंबर तोहफे में दूंगा। तुम चिंता मत करो। तुमने अब तक बहुत अच्छे से लड़ाई की है, बस अब ये लड़ाई भी जल्द ही खत्म हो जाएगी। वापस अपने लॉकअप रूम आकर युनहा ने हान को शुक्रिया कहा। अब वो दोबारा जीना चाहती है, नागरिकता पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद के और हान के लिए। कुछ दिनों बाद युनहा की आखिरी बार कोर्ट में पेशी होती है। युनहा पे 1 साल से प्रेसिडेंट चोई को ब्लैकमेल करने और उनसे लाखों रुपए ऐंठने के बाद प्रेग्नेंट होना और बच्चे को अडॉप्ट करने की धमकी देना। जब दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ तो प्रेसिडेंट चोई को मारकर भाग जाना। ये सब एक प्लान के तहत किया गया है, ऊपर से किसी ऐसे के द्वारा जो नागरिकताहीन है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट मुजरिम युनहा को उम्र कैद की सजा सुनाती है। कोर्ट का फैसला सुनने के बाद युनहा के सामने एक बार फिर अंधेरा छा गया। फिर से उसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई। वो बहुत रोती है। अब यहाँ दूसरे लॉकअप में शिफ्ट करते वक्त वो खुद को हानि पहुंचाने की भी कोशिश करती है, पर हान ने मामला संभाल लिया। एक और बार युनहा का भाई वकील के पास आया है। वो युनहा के लिए दोबारा अपील करवाना चाहता है। कोई तो रास्ता होगा युनहा को बचाने का, मगर वकील ने साफ कह दिया, देखिए अब अपील करने का कोई फायदा नहीं है। ऊपर से हमारा केस भी बहुत कमजोर है। अपील के बाद भी युनहा के बचाने की कोई उम्मीद नहीं है। ये सारी बातें वही खड़ा हान भी सुन रहा होता है। अब यहाँ ऑफिस में हान को पता चला कि वही बूढ़ा कैदी जो पिछले 10 सालों की सजा काट रहा है, उसे मौत की सजा सुना दी गई है। गुस्से में वो अपने सीनियर से जाकर इसकी बहुत शिकायत करता है, पर अब कुछ नहीं हो सकता। उस रात हान ने उस बूढ़े कैदी को पार्टी दी, उसका पसंदीदा चिकन और सोजू।
वो बड़ी ही खुशी से हंसते हंसते हान को शुक्रिया कहता है, लेकिन आखिर तक उसे भी सब समझ आ गया और वो बोली, कोई बात नहीं चीफ हान, मैं समझता हूँ। हान बच्चे की तरह रो पड़ा। भले ही वो एक कैदी है, लेकिन उनसे उसका अलग ही लगाव है। जब भी वो परेशान होता था तो उनके पास चला आया करता। अब तो वो सहारा भी ना रहा और वो नहीं चाहता कि युनहा के साथ भी ऐसा कुछ हो। वो एक बार फिर युनहा के भाई के पास बात करने गया, लेकिन वो भी हान को वही जवाब देता है कि कोरिया में रहकर युनहा को बचा पाना बहुत ही मुश्किल है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब वो समय आ चुका है जब हान अपने फैसले को सच में बदलने जा रहा है। हांग अपने उसी दोस्त जंग की मदद से युनहा को बाहर निकालने का बंदोबस्त करता है। युनहा को भगाने के एक दिन पहले हान ने पूरी जगह को एक बार अच्छे से देख लिया, दिन भर में कब क्या क्या एक्टिविटीज होती है। अब अगले दिन उसका दोस्त जंग डिलीवरी वैन लेकर जेल के अंदर घुसा। सारा प्लान पहले ही उसे समझा दिया होता है। इधर युनहा से उसका वकील मिलना चाहता है, ये कहकर उसे जेल से बाहर निकाला और हान ने कहा, तुम्हें आज यहाँ से निकाला जा रहा है, यहाँ से निकलकर तुम सीधा बंदरगाह पहुंचोगी। युनहा को पीछे रास्ते से बाहर निकालते समय उसी गार्ड दोस्त ने हान को देख लिया और उनका पीछा करता है। अब यहाँ हान ने युनहा को जहाज की टिकट और आईडी दी। वहाँ पहुंचकर इस आईडी की मदद से तुम्हें शरण मिल जाएगी और मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, अगर उन्हें तुम्हारा पता चल गया तो वो तुम्हें लेने आ जाएंगे। युनहा रोने लगी, तुम्हारा क्या होगा हान, तुमने तो अपना सब कुछ दाव लगा दिया है मेरे पर, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। हान ने उसे समझाया, तुमने बहुत सह लिया है, अब तुम अपनी जिंदगी जियो खुलकर, मुझे माफ कर दो, मैं अपना वादा पूरा ना कर सका। आखिरी बार दोनों गले लगकर खूब रोते हैं। इसके बाद किसी तरह युनहा को छुपते छिपाते वैन में बिठाते ही उसका दूसरा गार्ड दोस्त वहाँ बाकी गार्ड्स को लेकर पहुंच गया और हान के ऊपर बंदूक तान दी, लेकिन हान उसे चकमा देकर उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है और डिलीवरी वैन को रवाना कर देता है। हान का दोस्त भी कम चालाक नहीं होता। थोड़ी ही देर में उसने भी चालाकी से हान की पीठ पर मुक्का मारकर बंदूक छीन ली और तुरंत डिलीवरी वैन को रोकने का ऑर्डर्स दिया। यहाँ वैन को पकड़ लिया गया। वैन का दरवाजा खोलकर जब युनहा को निकालने गए तो वहाँ कोई और ही लड़की होती है। उसका दोस्त हान से बहुत पूछता है, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। असल में उसका भगाने का प्लान कुछ और ही था। वो पहले ही युनहा को जेल की बिल्डिंग पार करवा कर भगा चुका होता है। युनहा सही सलामत बाहर निकल चुकी है, ये सोचकर हान ने सुकून भरी सांस ली और यहाँ युनहा भी हान को याद कर बहुत रोती है। अब दिखाता है हान उसी जेल के कैदियों की भीड़ में शामिल है जिन्हें इतने सालों से वो देखता चला आ रहा था। हान का वही गार्ड दोस्त उससे मिलने आया और सबसे छुपकर हान को एक खत दिया जो युनहा की तरफ से है। उसका दोस्त दिल का बुरा नहीं है, लेकिन वो भी एक ऑफिसर है और वहाँ के नियम सबके लिए एक है। हान वो खत पढ़कर भावुक हो उठा। कहानी के अंत में हान जेल की सजा काटकर बाहर आ चुका है। हान अपनी मरी हुई पत्नी से बहुत प्यार करता था और युनहा को देखकर उसे अपना खोया हुआ प्यार वापस मिलने की उम्मीद नजर आने लगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हान और युनहा भले ही हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन हान के दिल में युनहा के लिए प्यार कभी नहीं जाता। उसकी ख्वाहिश है कि वो कभी अपनी जिंदगी में युनहा से मिल सके और उसे देखकर मुस्कुरा सके। उसका ये सपना एक दिन जरूर पूरा हो। इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी भी यही समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में पक्का शेयर करें। तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवी स्ट्राइप। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू फ्रेंड्स।